नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इटली के बीच हुए हालिया शिखर सम्मेलन की। देखिए, खबरों और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत शोर है, बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस सिग्नल बनाम नॉइस पर रहेगा। यानी जो असली ठोस कूटनीतिक उपलब्धियां हैं और जो सिर्फ राजनीतिक शोर शराबा है। हम इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहले उस नॉइज या उस हलचल की बात करते हैं जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की वो वायरल मेलोडी सेल्फी आपने भी पक्का देखी होगी। मेलोनी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक बहुत ही मजेदार और हल्का फुल्का वीडियो शेयर किया जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए मेलोडी टॉफी के पैकेट के लिए बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्हें थैंक यू कह रही हैं। उन्होंने लिखा, गिफ्ट के लिए शुक्रिया, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। सच में ये एक बेहद दोस्ताना पल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हल्के फुल्के पल ने भारत में एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी। एक तरफ विपक्ष की कड़ी आलोचना है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश पर एक आर्थिक तूफान मंडरा रहा है। उनका तर्क है कि जहां किसान, युवा और छोटे व्यापारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री इटली में टॉफियां बांट रहे हैं। विपक्ष ने ये डेटा भी सामने रखा कि पिछले 11 सालों में आम भारतीय पर औसत कर्ज 11 गुना बढ़ गया है और देश में धन की असमानता चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का बचाव भी उतना ही आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि आज भारत ने मेक इन इंडिया के जरिए वैश्विक स्तर पर जो ऐतिहासिक सम्मान और भरोसा हासिल किया है वो बेमिसाल है। उनका कहना है कि विपक्ष हर भारतीय उपलब्धि में सिर्फ कमियां निकालता है। तो ये था वो राजनीतिक शोर जो इस दौरे के इर्द गिर्द लगातार गूंजता रहा। तो राजनीतिक शोर से आगे बढ़कर अब हम रणनीतिक साझेदारी को अपग्रेड करने यानी राजनीति से नीति की ओर बढ़ने पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि 2023 के बाद से ये इन दोनों नेताओं के बीच छठी मुलाकात थी। इतनी जल्दी मुलाकातें साफ दिखाती हैं कि दोनों देश अपने रिश्तों को लेकर कितने गंभीर हैं। अब सवाल यह है कि ये विशेष रणनीतिक साझेदारी या स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। देखिए, ये द्विपक्षीय संबंधों का सबसे ऊंचा स्तर है। ये सिर्फ आम व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें गहरी संस्थागत गवर्नेंस, परमानेंट स्ट्रेटेजिक रिव्यू मैकेनिज्म और आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में एक दूसरे पर बहुत गहरी निर्भरता शामिल होती है। आसान भाषा में समझे तो भारत और इटली के रिश्ते इतिहास में अपने सबसे मजबूत और सबसे करीबी दौर में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं उन ठोस फैसलों की। व्यापार, तकनीक और रक्षा से जुड़े अहम समझौते। बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत हुई है ना, वो आने वाले कई सालों तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया आकार देने वाली है। चलिए, सबसे पहले आर्थिक लक्ष्यों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो निकल कर आया है वो है 20 बिलियन यूरो। भारत और इटली ने 2029 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अभी यह आंकड़ा लगभग 14 बिलियन यूरो के आसपास है। इस बड़ी छलांग को लगाने में भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से मिलने वाले अवसरों की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2025 से 2029 तक के जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। तकनीक के मोर्चे पर भारत में इनोवेट हब बनाया जा रहा है और हमारे भारतीय शोधकर्ताओं को इटली के एलिट्रा सेंटर में एडवांस्ड एटॉमिक रिसर्च के लिए सीधी पहुंच मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृति की बात करें तो इटली गुजरात के लोथर में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने में तकनीकी मदद दे रहा है। और हाँ, मोबिलिटी के मामले में एक खास समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिससे भारतीय नर्सों और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इटली में कानूनी रूप से काम करना अब काफी आसान हो जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में भी एक जबरदस्त ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। एक वक्त था जब इटली और भारत के रक्षा संबंध मुख्य रूप से खरीदार और विक्रेता वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस नए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप के जरिए दोनों देश 3 अहम कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं: को डिज़ाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम सिर्फ हथियार खरीदेंगे नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर और नौसेना के एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स यहीं भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक और बेहद दिलचस्प समझौता हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स और सर्कुलर इकोनॉमी पर।
आज के समय में सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की कितनी अहमियत है, ये हम सब जानते हैं। भारत और इटली ने शहरी ई कचरे से इन दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए हाथ मिलाया है। सोचिए, इससे सिर्फ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता ही कम नहीं होगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये एक शानदार कदम है। बिल्कुल एक तीर से दो निशाने। और कमाल की बात यह है कि ये साझेदारी सिर्फ इन दो देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। त्रिपक्षीय अफ्रीका पहल के तहत भारत का बेहद सफल और किफ़ायती डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई और इटली का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंड किया जाने वाला मेटेई प्लान, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये मिलकर पूर्वी अफ्रीका में विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करेंगे, खास तौर पर डिजिटल पेमेंट ग्रिड और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्लोबल कॉरिडोर और वित्तीय सुरक्षा की तरफ, यानी बुनियादी ढांचा और आपसी भरोसा बनाना। जब दो देश इतनी गहराई से जुड़ते हैं तो उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सुरक्षा ग्रिड की सख्त जरूरत होती है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम शॉर्ट में IMEC कहते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से शुरू होगा, मिडिल ईस्ट के ट्रांजिट नेटवर्क से गुजरेगा और अंत में इटली के जरिए यूरोप तक पहुंचेगा। इटली इस पूरी पहल का एक बहुत बड़ा समर्थक है और वो इस पूरे कॉरिडोर के पश्चिमी एंकर के रूप में काम करेगा। ये ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बुनियादी ढांचे के साथ साथ वित्तीय सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया गया है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और इटली की फाइनेंशियल पुलिस फोर्स गार्डिया दी फिनांजा के बीच एक नया और काफी सख्त समझौता हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य उन जटिल अंतर्राष्ट्रीय आतंकी फंडिंग चैनलों और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स का पता लगाना और उन्हें फ्रीज करना है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आते हैं क्षितिज पर मौजूद चुनौतियों पर, यानी एक यथार्थवादी तस्वीर या कहें तो रियलिटी चेक। इतनी बड़ी कूटनीतिक साझेदारी में सब कुछ एकदम सीधा या आसान नहीं होता। जब इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान बनते हैं तो जमीनी हकीकतों से भी टकराना पड़ता है। चलिए इन कूटनीतिक अड़चनों को समझते हैं। सबसे पहला है भू राजनीतिक खतरा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास जो अस्थिरता है वो IMEC कॉरिडोर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के सख्त कार्बन बॉर्डर नियम हैं जो व्यापार की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। इसके अलावा रक्षा उत्पादन में ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की वजह से होने वाली देरी हमेशा से एक सिरदर्द रही है। और हाँ, अभी तक एक फाइनल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट लागू नहीं हो पाया है, जिससे वहाँ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को डुअल टैक्सेशन यानी दोहरे टैक्स का सामना करना पड़ता है। और आखिर में दोनों क्षेत्रों के डेटा प्राइवेसी नियमों में, जैसे यूरोप का GDPR और भारत के नियम, इनमें काफ़ी अंतर है, जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं, जो उस सिग्नल और नॉइज़ दोनों को आपस में जोड़ता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या इन वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों से मिलने वाले लंबे समय के लाभ देश के भीतर उठाई जा रही मौजूदा और तात्कालिक आर्थिक चिंताओं की भरपाई कर पाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोस्तों हमेशा एक लंबी रेस होती है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये साझेदारी आने वाले सालों में कैसे आकार लेती है और इसके क्या ठोस परिणाम सामने आते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।